चलें ठीक है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है 11 फरवरी 2026। हम लोग जो है 11 फरवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर ले सकते हैं। बाद में भी आप अपनी सुविधा के अनुसार से देख सकते हैं, जब मौका मिले आपको, है ना, जब समय मिले आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ से भी। चलिए, और थंबनेल पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? थंबनेल पर देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना, 2026 में किस देश की पहली आधिकारिक यात्रा किए हैं। ठीक है, तो यही आप लोगों का जो है ये प्रश्न है थंबनेल पर। तो हम लोग इस प्रश्न को लेंगे आगे। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न, आप लोगों को मालूम है कि दिवस जो है महत्वपूर्ण रहता है, और दिवस जब भी महत्वपूर्ण कोई दिवस हाल फिलहाल में मनाया जाएगा दो तीन दिन के अंतर्गत, तो वह दिवस आप लोगों को बताने का एक प्रयास रहेगा कि हाँ ये दिवस हो सकता है कि पूछा जाएगा परीक्षा में। चलिए, यहाँ पर जो है कौन सा दिवस है, आइए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए प्रश्न है कि विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। क्या है प्रश्न? विश्व दलहन के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यह और इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है कितने तारीख को पता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता है? यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। सभी प्रश्न नोट करके रखेंगे, जो भी प्रश्न आप लोगों को बताते रहेंगे वह नोट करके रखेंगे। वैसे आप लोगों को जो है जब आप पीडीएफ से पढ़ते हैं तो पीडीएफ में आप लोगों को एक एक बातें लिख दिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखे हैं। विश्व दलहन दिवस, और यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा कथन वह हाईलाइट में रहेगा। विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष कितने तारीख को? 10 फरवरी को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में इस दिवस को जो है मान्यता दी गई थी और पहली बार 2019 में मनाया गया था। तो दो तीन ही डेट है, एक तो 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। उसके बाद कब से प्रारंभ हो रही है? तो घोषणा होती है 2018 में, जबकि जब घोषणा होगी तो स्वाभाविक बात है कि नेक्स्ट ईयर से तो 2019 में जो है यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कृषि, खाद्य सुरक्षा और पोषण में दलहनों, और दलहन के अंतर्गत सभी जानते हैं कि दाल, बीन्स और छोले ये सब दलहन के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। बहुत दिनों से जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, है ना, जानते होंगे। और यहाँ पर जो है अब नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आइए, यही प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो यह महत्वपूर्ण रहेगा। हाल फिलहाल में जो है मणिपुर का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो किस राज्य का? ध्यान रखेंगे, मणिपुर का। और मणिपुर का मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है कि किसे नियुक्त किया गया है। तो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आपके किताब में हो सकता है कि अभी ना हो, जो आप स्पीडी पढ़ते हो या आप कोई भी किताब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसमें ना होगा, तो वहां पर जाके आप इसको नोट करेंगे। और इनका नाम क्या है? इसका नाम है यूमनाम खेमचंद सिंह। गुमनाम नहीं है, क्या नाम है? यूमनाम खेमचंद सिंह नाम है। आपको जितना याद रहता है उतना भी रख सकते हैं, खेमचंद सिंह भी याद रख सकते हैं। खेमचंद, और खेमचंद जो है कहाँ के मुख्यमंत्री बन रहे हैं? तो यह बन रहे हैं मुख्यमंत्री मणिपुर के बन रहे हैं। और यदि खेमचंद के बारे में बात करें तो ये पूर्व विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। और इनके साथ साथ जो है दो और व्यक्ति का नाम याद रखेंगे जो कि उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो खेमचंद तो बन रहे हैं क्या? खेमचंद बन रहे हैं मुख्यमंत्री किस राज्य का? तो मणिपुर का। और इनके साथ ही आपको याद रखना होगा नेमचा किपगेन को। क्या नाम है? नेमचा किपगेन और लोसी दिको को। और लोसी दिको, ये दोनों जो बन रहे हैं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ इनको दिलाया गया है। और जो भी है आपको मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, और इनको शपथ दिलाना का कार्य कौन किए हैं? तो स्वाभाविक बात है जो राज्यपाल रहेंगे। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है पता है? तो मणिपुर के जो राज्यपाल है वर्तमान में अजय कुमार भल्ला हैं। अब देखिए जो जो इंपॉर्टेंट आएगा वह बात करेंगे, ठीक है। अजय कुमार भल्ला है, और अजय कुमार भल्ला के द्वारा ही इन सभी को जो है शपथ दिलाया गया है। और याद रखेंगे यह जो आपको देखने को मिल रहा है खेमचंद सिंह, ये किस समुदाय के नेता हैं? तो मतई समुदाय के ये नेता हैं। किस समुदाय के नेता हैं? तो ये मतई समुदाय के नेता हैं। जब आपको इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा तो वहां पर जो है मतई समुदाय के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो मतई समुदाय के, और आप देखते हैं वहां पर जो फिर से जैसे ही मुख्यमंत्री बने हैं फिर से क्या हुआ है? दंगा
स्टार्ट हो चुका है। तो वह तो एक राजनीति बात है, तो उस पर बात बाद में किया जाएगा। यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, केवल यहाँ पर वही बातें होंगी। तो यहाँ पर बातें हैं क्या, मुख्यमंत्री के बारे में, और मुख्यमंत्री किस राज्य के बारे में, तो मणिपुर के बारे में 2-3 बार बोल रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और साथ साथ जो है 2 अन्य मंत्री, और 2 अन्य मंत्री जो है नाम रखेंगे क्या, नेमचा किपगेन जो उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और लोसी दिको, और ये भी उप मुख्यमंत्री। तो 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री, ठीक है। और जैसे ही नाम आया है किस राज्य का, मणिपुर का नाम आया है, तो याद रखेंगे मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। और मणिपुर के राज्यपाल अभी जस्ट बात किए अजय कुमार भल्ला है, जो कि पूर्व गृह सचिव भी रह चुके हैं। और मुख्यमंत्री जस्ट तुरंत कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में बन रहे हैं, खेमचंद सिंह बन रहे हैं, युमनाम खेमचंद सिंह बन रहे हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कौन है, ये है युमनाम खेमचंद सिंह, है ना। ये तो कौन है, ये राज्यपाल है, और राज्यपाल कौन है, अजय कुमार, ये भल्ला है। उसके बाद बात करें कि लोकसभा की कितनी सीटें आती है मणिपुर से, तो 2 सीटें लोकसभा की आती है। और राज्यसभा की कितनी सीटें, 1 सीट, केवल 1 सीट राज्यसभा के लिए रखा गया है मणिपुर के लिए, है ना। और अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस किसने जारी किया है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, और प्रश्न है भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस किसने जारी किया है, तो ये जारी किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया है, कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा जारी किया गया है ना। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल, और डिजिटल यहां पे लिखा हुआ है क्या, एफपीआई, है ना। और एफपीआई का फुल फॉर्म आपको यहां पर लिखा हुआ है क्या, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है, ठीक है। एफपीआई लाइसेंस जारी किया, और भारत के वित्तीय बाजारों ने डिजिटल दिशा में कह सकते हैं एक बड़ी छलांग लगाई है। और नाम क्या है इस बैंक का, तो कोटक महिंद्रा बैंक, जो देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस जारी किया है। आप लोगों से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं घुमाया जाएगा, कि ऐसा कौन सा है जो कि, ऐसा कौन सा बैंक कर सकते हैं, या ऐसा कौन सा निवेशक है जिनको देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का लाइसेंस जारी करने वाला है। तो ये कौन सा है, कोटक महिंद्रा के द्वारा, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस जारी किया है, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है, करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप लोगों को 10 प्रश्न, मुख्य 10 प्रश्न रहता है, और 10 प्रश्न सभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। और यही प्रश्न जो है आप लोगों को आने वाले दिनों में स्पीडी किताब या अन्य किताबें जो आती है आपको मंथली, उसमें आपको देखने को मिलेगा। अभी जब आप पढ़ते रहते हैं तो आने वाले दिनों में क्या होगा, आसान हो जाएगा, आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा, और याद रहना कह सकते हैं कि लगेगा कि हाँ ये सभी पढ़ा हुआ है। देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली पुलिस द्वारा हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन गलत भाषा के इस्तेमाल से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन कौन सा, किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा। और दिल्ली पुलिस के द्वारा खास करके हथियारों की शेयरिंग, जो हथियार शेयर किया जाता है, और ऑनलाइन गलत भाषा के इस्तेमाल से निपटने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है। और पूछा जा रहा है कि उस ऑपरेशन का नाम क्या है, और उस ऑपरेशन का नाम है क्या, सशस्त्र नाम है ना। शस्त्र से क्या किया जाता है, किसी का भी वध किया जाता है ना। इस वजह से यहां पर जो है नाम रखा गया ऑपरेशन का क्या, शस्त्र नाम रखा गया। यदि किसी भी तरह से गैर कानूनी काम करते, समझते होंगे पहले के जमाने में कृष्ण भगवान के पास क्या हुआ करता था, है ना, शस्त्र एक होता और उसका नाम चक्र हुआ करता था। यदि कोई ऐसा व्यक्ति सामाजिक तौर पर उपद्रवी हुआ करता था, तो उसका चक्र से, एक तरह से शस्त्र से, उसी शस्त्र से उसका कह सकते हैं कि संहार किया जाता था। उसी प्रकार यहां पर जो है नाम रखा गया है ऑपरेशन का, शस्त्र नाम रखा गया है। और ऑपरेशन का नाम रखा गया शस्त्र, क्यों नाम रखा गया शस्त्र, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है खास करके ध्यान रखेगी किसके लिए, सोशल मीडिया पर, है ना। सोशल मीडिया, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टा है, उसके बाद जो भी है सोशल मीडिया देख लेते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप हो, जो भी हो। तो दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन, है ना, व्यक्ति सब क्या करता है, तस्वीर डाल देता है, अपना लहराते हुए तस्वीर डालता है हथियारों का। तो उस सभी पर जो है ध्यान रखने के लिए हथियारों के प्रदर्शन, गन कल्चर को बढ़ावा देने और आपत्तिजनक भाषा, धमकियों के इस्तेमाल से निपटने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। और उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन शस्त्र नाम है ना। समझ रहे होंगे बात को। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य समझ चुके होंगे। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य स्वाभाविक बात है कि क्या होगी कि ऑनलाइन भय फैलाने वालों
के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और ऐसे अकाउंट्स को ट्रैक करना है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि बर्थडे पर भी जो है लहरा रहा है, क्या कट्टा लहरा रहा है ना, या गन, कुछ भी कह सकते हैं, गांव घर में जो उसको कट्टा बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि गौरवान्वित महसूस करने के लिए चाकू दिखाता है, ये दिखाता है, वो दिखाता है, तो उस पर जो है दिल्ली पुलिस क्या करेगी, नजर रखेगी। ऐसा आप करते हुए देख रहे हैं, अपना फेसबुक पर भी फोटो डाले हुए हैं, तो आपको बुलाहट आ सकती है। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस का है, तो दिल्ली पुलिस। ठीक है, बिहार तो समझ छोड़ दीजिए, बिहार के बारे में, है ना, बिहार में तो लेके घूमिएगा तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। यहां पे आते हैं अगला प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों से। अगला प्रश्न है, हाल ही में इबू बैरन नामक दुनिया का सबसे लंबा सांप, और लंबा सांप गिनीज वर्ल्ड जो बुक होती है उसमें रिकॉर्ड किया गया है। इसी वजह से जो है आपके लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल ही में, और इसका नाम क्या है, इबू बैरन नामक दुनिया का सबसे, और दुनिया का क्या है, दुनिया का सबसे लंबा सांप है। सांप जो है, जो देखते हैं आसपास में, तो दुनिया का सबसे लंबा सांप किस देश में खोजा गया, हाल फिलहाल में खोजा गया, किस देश में खोजा गया है। और ये प्रश्न आप लोगों से कल जो मद्य निषेध वाले हैं खास करके उनसे पूछे थे, और ये प्रश्न पूछे थे, और इसका सही आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया होगा। और आप लोगों को बताए थे कि करंट अफेयर्स आप जब देखेंगे तो करंट अफेयर्स में आपको ये प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, और क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया होगा। और आप लोग आंसर दिए थे अमेजन का जंगल, तो अमेजन का जंगल यहां पर नहीं होगा आंसर, है ना, क्या होगा, इंडोनेशिया होगा। तो इबू बैरन नामक जो आपको देख रहे हैं सांप देख रहे हैं, और ये दुनिया का क्या है, सबसे लंबा जंगली सांप है। और इंडोनेशिया के कहां पर ये प्राप्त हुआ है, कह सकते हैं आप, कहां पर इनको खोजा गया है, तो सुलावेसी द्वीप एक है वहां पर इंडोनेशिया में। क्या है, समझ रहे हैं कि इंडोनेशिया में बहुत सारा आप पढ़ते होंगे कि सबसे बड़ा द्वीपों वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। और उसी द्वीपों में से एक द्वीप है सुलावेसी, और उसका एक क्षेत्र है मारोस क्षेत्र, और यहां पर जो है ये सांप को देखा गया। और यह एक मादा रेटिकुलेटेड पाइथन है। क्या है, ये पाइथन है, और ये रेटिकुलेटेड पाइथन है, और किस कह सकते हैं कि मादा है। और इसका यदि बात करते हैं कि कितनी फीट की ये लंबाई की सांप है, तो ये 23 फीट 8 इंच इसकी मापी गई है लंबाई। ठीक है, जिसकी वजह से इसको क्या, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो है रखा गया है। 7.22 मीटर, यदि मीटर बात करते हैं तो 7.22 मीटर में आएगा, और फीट में बात करेंगे तो 23 फीट 8 इंच मापा गया है। और ये इबू बैरन सांप समझ चुके होंगे, दुनिया का सबसे लंबा सांप जो कि इंडोनेशिया में खोजा गया है, और नाम आया है इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया की राजधानी जानते होंगे कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। वर्तमान में भी जकार्ता ही है ना, और बहुत तेजी से जो है ये जकार्ता जो है जल में, समुद्र में समा जाएगा। और इसी वजह से इंडोनेशिया जो है अपनी राजधानी परिवर्तन करने के इरादे से है ना। जानते होंगे कि इंडोनेशिया अपनी राजधानी परिवर्तन कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता ही है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, प्राबो सुबियांतो है। यदि बात करें कि यहाँ पर मुद्रा कौन चलती है, तो रुपया चलती है ना, रुपया चलती है। ये रुपया इस तरह से ही लिखा गया है। ठीक है, और इंडोनेशिया गणराज्य जो है, अभी जस्ट बात की, दुनिया का सबसे अधिक द्वीप समूह वाला देश है। तो सबसे अधिक द्वीप समूह वाला देश कौन सा देश है, इंडोनेशिया है। जबकि सबसे बड़ा द्वीप यदि पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड आंसर होगा। समझ रहे होंगे बात को। चलिए तो ये अब आइए सांप भी देख लेते हैं, इमेज में देख लेते हैं। आपको बताया कि 23 फीट 8 इंच की ये सांप है। समझ रहे हैं कितना व्यक्ति लगा हुआ है ना, ये पाइथन है और पाइथन है। तो ये अब देखिए कितना, दोनों दो इमेज आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना लंबा, यहां से इसका कह सकते हैं कि सर इस जगह है। ठीक है, सर इस जगह है, और इसके पीछे वाला भाग देख सकते हैं कि ये 23 फीट 8 इंच का लंबा सांप है ना। सभी व्यक्ति इसको हाथ में लेके झूम रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, बात कर लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है और क्या महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत। तो हाल ही में प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का चुनाव जीता गया है। और प्रधानमंत्री का चुनाव जो है पूछा जा रहा है कि सनाए तकाईची है ना, अक्टूबर में वैसे प्रधानमंत्री बन चुकी थी, फिर से यहाँ पर चुनाव होता है। उस वक्त जो है एक तरह से कह सकते हैं कि नियुक्त कर दिया गया था, है ना। अब जो है स्वाभाविक बात से यहाँ पे अब क्या हुआ है, वोटिंग हुआ, और वोटिंग में जो है किनको प्राप्त हुआ है, विषय मत किनको प्राप्त हुआ है, तो सनाए तकाईची को। और पूछा जा रहा है कि हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो भी देश से भारत ज्यादा यात्रा कर सकते हैं या वहां से व्यापार होता है, तो आर्थिक दृष्टि से जो देश महत्वपूर्ण होता है भारत से, तो उनका प्रधानमंत्री आपको याद रहना चाहिए।
क्यों याद रहना चाहिए, आइए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आपको नाम रखना है प्रधानमंत्री कौन सा, सनाए तकाइची, और ये किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव जीती है, तो प्रधानमंत्री ये कहां की, जापान की। तो जापान इंपोर्टेंट है, और जापान इंपोर्टेंट है तो जापान की प्रधानमंत्री का नाम आपको याद रहना चाहिए कि क्या है जापान की प्रधानमंत्री का नाम, सनाए तकाइची। क्या नाम है प्रधानमंत्री का, सनाए तकाइची। और सनाए तकाइची जो है जापान के जो चुनाव हुआ है यहां पर जो है ये चुनाव जीत चुकी है ना। तो आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने अचानक जो यहां पर चुनाव हुए हैं इसमें भारी जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त हुई है, और अक्टूबर में पदभार संभालने के बाद अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए तकाइची जो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने निचले सदन को में कह सकते हैं कि मजबूत यहां पर पकड़ बना ली है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की है, यहां से क्या क्या आपको फैक्ट याद रखना है, एक तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की है और इनका नाम सनाए तकाइची है, और ये किस देश की प्रधानमंत्री, तो जापान की प्रधानमंत्री है ना। और जैसे ही जापान का नाम आया है, और आप लोगों से प्रतिदिन बात करते हैं कि जब भी राज्य आएगा या कोई देश आएगा तो आपसे प्रतिदिन बातचीत करते चलेंगे, है ना, कि जापान जैसे देश आया है तो देश में क्या राजधानी है, वहां के वर्तमान में यदि इंपोर्टेंट है तो प्रधानमंत्री भी बात करेंगे, और इंपोर्टेंट है तो राष्ट्रपति या राजा के बारे में भी बात करेंगे। और यहां पर क्या मुद्रा चलती है, खास करके मुद्रा याद रखेंगे कि मुद्रा क्या चलती है। तो जापान की राजधानी सभी को मालूम होगा, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। बात तो वैसे छात्र से कर रहे हैं जो हो सकता है कि आज देखना प्रारंभ कर रहे हो सकता है कि आज से ही तैयारी प्रारंभ कर रहे हो सकता है उनको जानकारी ना हो, इसी वजह से ये सभी बातें याद करेंगे कि जिससे क्या होगा, आप प्रतिदिन यदि आप करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे तो आपको आसानी से ये सब शब्द याद हो जाएंगे। तो जापान की राजधानी टोक्यो है, और यहां पर मुद्रा की यदि बात करें कि मुद्रा कौन सी चलती है, तो जापानी येन चलती है। और प्रधानमंत्री वर्तमान में अभी जस्ट बात की है सनाए तकाइची, यही चुनाव जीते हैं तो यही वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं भी। और यदि बात करें यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, राजा कह सकते हैं या सम्राट होते हैं, और सम्राट कौन है, नारुहितो हैं। सम्राट कौन है, नारुहितो हैं, जापान के सम्राट नारुहितो हैं, ठीक है। और ये जो है आपको देखने को मिल रहा है, यही है क्या, जापान की नई प्रधानमंत्री, और नाम इनका है सनाए तकाइची, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है और आप इनको याद रखिएगा, सनाए तकाइची को याद रहेगा, उम्मीद है कि आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए बात कर लेते हैं। वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है ना। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर गया है, दूसरे देश पर कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर जो है दूसरा देश गया है। ये कौन से प्रधानमंत्री कौन से देश गए हैं, आइए बात कर लेते हैं। हम लोगों के प्रधानमंत्री वर्ष 2026 में है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है। ये 2026 के बारे में बात कर रहे हैं कि 2026 में पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न सीधे तौर पर कि जब प्रधानमंत्री पहली बार 2014 में बने थे तो पहला देश का यात्रा किस देश का यात्रा किया। अभी पीछे पर नहीं जाएंगे, हिस्ट्री आप लोगों का प्रश्न सिर्फ बता देते हैं कि कैसे पूछा जाता है। उसके बाद जब भी कार्यकाल दूसरा कार्यकाल आता है तो दूसरा कार्यकाल में प्रधानमंत्री जब बने तो किस देश की यात्रा किए, ठीक है। तो उस वक्त जो प्रधानमंत्री किए थे कौन से, जो भी कह सकते हैं पड़ोसी देश है उसकी यात्रा किए, है ना, पड़ोसी सभी देशों के ने जो इंपोर्टेंट देश होता है। अभी यहाँ पर आप बात करते हैं 2026 जैसे ही आता है तो 2026, और ये चल रहा है आपको फरवरी, आज से 11 फरवरी है ना, और जनवरी से कह सकते हैं कि फरवरी के बीच में ये पहली आपको यात्रा देखने को मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये यात्रा कहां पर कर रहे हैं, मलेशिया, थाईलैंड या जापान या श्रीलंका। तो ये कर रहे हैं मलेशिया की यात्रा। कहां पर गए हैं, तो ये मलेशिया, हाल फिलहाल में मलेशिया प्रधानमंत्री गए थे। तो अच्छे से आपको नोट करना होगा कि प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पर गए थे, तो प्रधानमंत्री गए थे मलेशिया की यात्रा पर। कहां पर, तो मलेशिया। और मलेशिया के प्रधानमंत्री जो वर्तमान पर मलेशिया के बारे में बात कर रहे हैं कि मलेशिया के जो वहां के प्रधानमंत्री हैं कौन, अनवर इब्राहिम, इनको जो है इनवाइट किए थे, अनवर इब्राहिम के द्वारा इनवाइट किया गया था कि आइए मिलते हैं, कहां, मलेशिया में, ठीक है। और मलेशिया इसी वजह से जो है जो भी बुलाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को मना नहीं करते हैं। तो भारत के जो गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, ये आपको देखने को मिलते हैं 7 से 8 फरवरी 2026 को मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर ये जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में जो है सभ्यता, संघर्ष, संबंधों पर आधारित गहरी मित्रता और अस्थायी जो जन संबंधी बातें होती है उनको यहां पर दर्शाया गया है। और नाम आया है किसका, मलेशिया का। तो मलेशिया के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से कि मलेशिया की राजधानी, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है ना। और यहां पर मुद्रा कौन चलती है, ये मुद्रा रिंगित चलती है। क्या चलती है मुद्रा, रिंगित मुद्रा चलती है। जबकि यदि बात करें कि प्रधानमंत्री अभी जस्ट बात किए अनवर इब्राहिम है, कहां के प्रधानमंत्री,
यह है मलेशिया के प्रधानमंत्री। तो अच्छे से आपको नोट करके ये सब प्रश्न को रखना होगा, है ना। और ये जो आप तस्वीर देखने को मिल रहा है, और यही तस्वीर आपको थंबनेल पर भी था, है ना, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की कह सकते हैं कि आधिकारिक यात्रा पर गए थे। तो आधिकारिक यात्रा पर गए थे मलेशिया की, है ना। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कहिए या आधिकारिक यात्रा कहिए, तो यह गए थे कहां पर, तो मलेशिया की 2026 में, आपको यह फरवरी माह में गए थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है, ले लेते हैं अगला प्रश्न। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और इंडेक्स आप लोगों से पूछा जाता है बाबू, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार से कौन सा देश रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश रिसर्च डेवलपमेंट पर जो है खर्च करने वाला, खर्च कह सकते हैं कि खर्च करने वाला कौन सा देश बना हुआ है? तो ये खर्च करने वाला कौन सा देश बना हुआ है, जल्दी से आप लोग हैं, ऑनलाइन है, चलिए देख लेते हैं आप लोग यदि ऑनलाइन हैं और कुछ कमेंट आ रहा है ना। तो कमेंट आप लोगों का ले नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं कि आप लोगों का क्या कमेंट आ रहा है ना। गुड मॉर्निंग, चलिए गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, है ना। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना। चलिए, और क्या है ये, ट्रॉफी ट्रॉफी ट्रॉफी, चलिए चलिए, जो सिंबल दिए हैं कोई बात नहीं, है ना। कमलेश राय जी हैं, चलिए कोई बात नहीं है, जो भी हैं। और कुछ यदि पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, सीधे तौर पर बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। पावर हब क्या है, पावर हब नाम लिखिए बाबू, ठीक है। आप लोग ऐसा ऐसा आईडी बना के रखे हैं, पावर हब, ये हब वो हब, ठीक है, क्या कहें। चलिए आइए प्रश्न पर आते हैं ना, क्योंकि समय मेरे पास कम है। तो यहाँ पर आते हैं प्रश्न पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार से कौन सा देश रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है? तो ये कौन सा देश बन गया है? स्वाभाविक बात है, चाइना, है ना। कौन सा देश? तो चाइना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चाइना आंसर होगा। और ये किसको कह सकते हैं कि पछाड़ कर आगे निकला है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार से, ये 2024 का रिपोर्ट रहता है, जब 25 का दिया है तो 2024 का रिपोर्ट रहता है, एक वर्ष पीछे चलता है ये, है ना। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार से यदि बात करें तो चीन जो है कौन कितने नंबर पर कह सकते हैं कि पहले नंबर पर आ चुका है। अनुसंधान एवं किस मामले में? अनुसंधान एवं विकास पर जो है खर्च करने के मामले में अधिक खर्च कौन कर सकता है? रिसर्च पर। तो रिसर्च पर जो है, अनुसंधान और विकास पर जो है खर्च करने वाला नंबर 1 देश बन चुका है। कौन सा देश? तो चाइना बन चुका है। और चीन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है पीछे छोड़ दिया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए ये नंबर 1 पर बन रहा है, नंबर 1 पर। और देखिए कितना खर्च कर रहा है, निवेश किया है, तो 785.9 बिलियन, है ना, का निवेश किया है, जिससे यह नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच गया है। तो बहुत ज्यादा ही निवेश करता है चाइना, जिस भी क्षेत्र में काम करता है तो अच्छे से काम करता है या तो नहीं ही करता है। तो चाइना अब देख रहे हैं कि ग्लोबल आपको क्या इनोवेशन इंडेक्स में जो नंबर 1 पर पहुंच चुका है, किस मामले में? अनुसंधान एवं विकास के मामले में। और यदि नाम आया है किसका? चाइना का, तो चाइना के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं कि राजधानी क्या है। तो राजधानी, चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, जब तक रहेंगे तब तक, है ना। तो शी जिनपिंग है। जबकि यहां पर यदि बात करें कि मुद्रा कौन चलती है, मुद्रा आप लोगों को क्या याद रहे? चीन की मुद्रा युआन याद है, ये याद है। तो चीन की मुद्रा अब से याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? आधिकारिक मुद्रा चीन की क्या है? रेन मिनबी है। क्या याद है? रेन मिनबी। ये बहुत बार आपको बताना पड़ता है, जो नए छात्र रहते हैं उनको याद रहता है युआन, पता नहीं कहां से आप लोग युआन को दिमाग में बैठा लिए हैं, ठीक है। तो मुद्रा क्या है? रेन मिनबी है, आधिकारिक मुद्रा, अच्छे से याद रखिएगा, रेन मिनबी आधिकारिक मुद्रा। जबकि ऐसा नहीं कि युआन नहीं चलती, युआन चलती है, लेकिन वो घरेलू मुद्रा के तौर पर चलती है, ठीक है। और ये जो है आपको आधिकारिक मुद्रा है। यदि हमको कहीं पर खरीदना होगा किसी भी या आप, हमको छोड़िए, आपको, यदि आप जा रहे हैं किसी देश की यात्रा पर और आप दूसरे देश से कुछ सामग्री हो सकता है खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप रेन मिनबी में कर सकते हैं, जबकि युआन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ही देशों की आधिकारिक मुद्रा है, उसमें जो है रेन मिनबी भी एक आधिकारिक मुद्रा के तौर पर गिना जाता है ना। सबसे प्रमुख मुद्रा तो पूरे विश्व में कौन सा है? डॉलर ही है, अमेरिकन डॉलर।
चलिए यहां पर लेते हैं अगला प्रश्न। क्या है कि अगला प्रश्न नेपाल में आयोजित सैफ अंडर 19 फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं कि नेपाल में आयोजित, यह आयोजन कहां पर हुआ है? तो आयोजन नेपाल में आयोजन हुआ है और कौन सा खेल है? सैफ अंडर 19 फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं। और चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? आसान सा प्रश्न है और आसान सा प्रश्न पूछा जा रहा है। चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसके द्वारा जीता जा रहा है? तो चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसके द्वारा जीता जा रहा है? आइए बातचीत कर लेते हैं। नेपाल में आयोजित और यह जो है आयोजन अंडर 19 फुटबॉल वाला चैंपियन जीता कौन है? अपना देश भारत ही जीत रहा है। कौन जीत रहा है? तो अपना देश भारत के द्वारा ही यह जीता जा रहा है। ठीक है, यह भी जो है अंडर 19 वाला है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। खेल वाला जो प्रश्न होते हैं वह आप लोगों को दिक्कत देता है। ठीक है, क्रिकेट वाला तो आसानी से याद रह जाता है, लेकिन जो दूसरे क्षेत्र से आते हैं, फुटबॉल हो, रग्बी हो या हॉकी हो, यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो भारत ने जो है सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप आसानी से जीत लिया। और इसका आयोजन अभी जस्ट बात किए कि इसका आयोजन जो है कहां पर किया गया? तो नेपाल में आयोजन किया गया। आयोजन कहां पर? तो नेपाल के पोखरा रंगशाला में स्टेडियम में जो है ये आयोजन किया गया। जबकि भारत किसको पराजित करके जीतता है? तो भारत जो है बांग्लादेश को 4-0 से फाइनल में पराजित करता है। तो तीन बातें यहां से याद रखेंगे। भारत जीतता है सैफ अंडर 19 महिला वर्ग वाला है। उसके बाद फुटबॉल, ये सीधी सी बात है कि सैफ किससे? फुटबॉल संबंधित है। और किसको पराजित करके? तो बांग्लादेश को पराजित करके। और कहां पर इसका आयोजन किया गया? तो आयोजन इसका किया गया नेपाल के पोखरा में किया गया। इतना याद रखिए, कम से कम देश याद रख सकते हैं। नेपाल के पोखरा में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और यहां पर यदि बात करें कि भारतीय कप्तान कौन थी, तो भारत की जो कप्तान है जुलान मैथम थी। कौन थी? जुलान मैथम थी। और ये जो तस्वीर आप देखने को मिल रहा है, यही भारतीय सैफ अंडर 19 की जितनी भी महिलाएं टीम की जो सदस्य हैं, और ये भारतीय कप्तान है जुलान। तो ये आप अच्छे से इस सब प्रश्न को नोट करके रखेंगे, याद रहेगा। उम्मीद है कि याद रखना होगा। लाइव में सुबह सुबह जो है बहुत कम व्यक्ति जुड़ पाते हैं, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा। यदि आप सर के चैनल पे भी मिलता है, मेरे भी चैनल पे मिलता है, और जहां पर भी ये मिलता है तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है और महत्वपूर्ण प्रश्न अभी से आप तैयार करके रखेंगे तो आप लोगों को आने वाले दिनों में सुविधा होगी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में, और ये संस्करण है आपको 19वीं संस्करण है, और संतोष ट्रॉफी किसके बारे में? यह भी खेल संबंधित है। संतोष ट्रॉफी इस बार जो है किससे? संतोष ट्रॉफी। और 2026 का खिताब किसने जीता है? और बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, कि संतोष ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है, जो पहले बात करता है यहां पर क्या कि किसके द्वारा जीता गया। चलिए बाद में बात करेंगे कि कौन से खेल संबंधित है। तो हाल ही में 79 में संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता जा रहा है? ये सर्विसेज के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? ये सर्विसेज के द्वारा जीता गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर क्या होगा? सर्विसेज। ठीक है, किसके द्वारा जीता जा रहा है? ये सर्विसेज के द्वारा जीता जा रहा है। तो अच्छे से इसको भी नोट करके रखेंगे कि असम के ये जो खेल का आयोजन आप देखिए कहां पर होता है, तो असम के ढाकुआ खाना में होता है। ढाकुआ खाना स्टेडियम में ये खेल का आयोजन होता है। और सर्विसेज जो है किसको पराजित कर देता है? केरल को। केरल को। अब देखिए जो विजेता है, जो उपविजेता है, दोनों को आपको याद रखना होगा। प्रश्न घुमा के पूछा जाता है। तो सर्विसेज ने जो है केरल को 1-0 से 79वें नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप तो आ चुका है। किस खेल से? फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीत चुका है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध बहुत बार पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी वन लिनियर के अंतर्गत पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। और यहां पर सभी बातें आपको एक एक लाइन लिख दी हैं। यह खेल का आयोजन असम में हुआ था। असम के किस स्टेडियम में? तो ढाकुआ खाना स्टेडियम में। यह भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि ढाकुआ खाना स्टेडियम किस राज्य में है? तो असम में है। और यहां पर जो है संतोष ट्रॉफी का आयोजन हाल में किया गया। और यह जो है जीतने में सफलता प्राप्त करता है। कौन सा? सर्विसेज करता है सफलता प्राप्त। और किसको पराजित करके? केरल को पराजित करके, है ना। तो ये याद रखेंगे, ये आपको जितने भी खिलाड़ी हैं सर्विसेज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये आज का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था वो करंट अफेयर्स था 10 प्रश्न। लेकिन आपसे अंत में पूछते हैं एक प्रश्न, जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, उसका सही जवाब क्या है आइए देख लेते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछे थे मेबेलिन न्यूयॉर्क द्वारा किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यदि आप ऑनलाइन हैं तो अभी जवाब दे सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन में बाद में आप देखते हैं तो आप जवाब जरूर दीजिएगा चैनल पर। ठीक है, ये तो पहले आपको बता देते हैं। क्या बताते हैं कि ये पिछले वीडियो का प्रश्न है, तो इसका जवाब अभी बता देते हैं। मेरे द्वारा अभी बता दिया जाता है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेबेलिन न्यूयॉर्क द्वारा जो है किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये मेबेलिन कंपनी क्या है?
जो लड़कियों के लिए मेकअप का जो वस्तु होता है, मेकअप के जो सामान होते हैं वो तैयार करती है मेबेलिन न्यूयॉर्क कंपनी। ये मेबेलिन न्यूयॉर्क कंपनी है और ये ब्रांड एम्बेसडर बना रही है किसको? कियारा आडवाणी को, है ना। तो कियारा आडवाणी को ये प्रश्न आपको करवा चुके हैं, अच्छे से करंट अफेयर्स में आप देखे होंगे, तो ये प्रश्न आपको इमेज के साथ करवा चुके हैं कियारा आडवाणी का। चलिए यहां पर आज का जो प्रश्न है, ये प्रश्न का जवाब आप अभी दे सकते हैं या बाद में भी दे सकते हैं, और इसका जवाब क्या है आपको लिखना होगा चैनल पर या बाद में भी, ठीक है, जब आप देखते हैं तब देख सकते हैं। और ये प्रश्न आप लोगों को पूरे विस्तार से करवाए थे। क्या है प्रश्न? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय, यहां पर पहला यूरोपीय है। और इस तरह का प्रश्न आपको बताया था कि यह प्रश्न सीधे तौर पर जो है, जब पहला नहीं था तो पूछा गया था कि पहला ऐसा कौन सा देश है, जो कि आपको पूछा कहां पर पहला कौन सा देश, तो आपको बिहार दरोगा वाला 18 जनवरी के सेकेंड पेपर में पूछा गया था। तो सभी पेपर आपको याद भी रखना होगा कि कहां पर पूछा जाता है और क्या इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है सीधे तौर पर या नहीं, तो आपको दिखाए भी थे कि इमेज कहां पूछा जाता है, ठीक है। तो 16 वर्ष, अब यहां पर प्रश्न अलग है। तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला, यहां पर पूछ रहा है कि पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो आंसर आपको बताना होगा, क्योंकि यह प्रश्न मेरे द्वारा करवा दिया गया है। और यदि आपके पास जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि जानकारी नहीं है तो आप जाके पिछले वीडियो में ये प्रश्न देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो है हम लोग डेली करंट अफेयर्स पर चलेंगे, प्रत्येक दिन बातचीत करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा उस पर सभी पर बातचीत करेंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। ओके, बाय बाय।